सिर्फ इतना बताना चाहती हूँ कि आप लोग ये जानते भी नहीं हैं कि आप क्लाउड यूज़ कर रहे हैं। क्यों नेटफ्लिक्स को यूज़ करते हैं, आप खुद सोचिए। नेटफ्लिक्स के पास में इतना बड़ा, तो वो एक सिंगल मशीन पे कैसे स्टोर रह सकता है? वो सिस्टम क्रैश हो जाएगा। करा क्योंकि जब आप कोई भी ऐसे कॉन्फिडेंशियल वाईफाई यूज करते हैं ना, जैसे ये जो है ये सर, उसने एक्सेस डिनाइड कर दिया होगा, हो सकता है। हाँ। Good morning, everyone. A warm welcome to all of you to Gyan Meg, a knowledge sharing webinar series dedicated to exploring the technology shaping your world. I am Mahipal Singh Rathod and I'll be your host for today's session along with my co-host Rakesh. Thank you, Mahipal Bhaiya. Hello, everyone. I am Rajesh Solanki, your co-host for today adjusting section. Today's topic, cloud computing, is something well all use every single day, often without even realizing it. From watching Netflix to saving photos on Google Drive, the cloud is what made it all possible. That's absolutely right, Rakesh. Cloud computing has truly transformed how we store, share, and access data. And to help us understanding this concept is a simple and practical way. We have with us an inspiring guest speaker, Ms. Bhavya Sharma. Yes, Miss Bhavya Sharma has an excellent way of explaining complex tech topic with real life example. Today, she will walk us through what cloud computing really means, how it works, and its type really world applications, and most importantly, how students like us can use it effectively in our academic and personal lives. Before we begin, just a quick note, please keep your microphones muted throughout the session. If you have any question, feel free to drop them in the chat. We will have a question session at the end where Bhavya ma'am will answer your queries. Perfect. So let's start. Please welcome Ms. Bhavya Sharma. Good evening, everyone. I'm really glad to see you all here today in this session. So today's session is on cloud computing. क्लाउड आप लोगों ने कभी नाम सुना होगा क्लाउड कंप्यूटिंग का, या हमारा जितना भी डेटा है वो सब क्लाउड पे पड़ा है, क्लाउड ये क्लाउड वो। आप सब लोगों ने ये सारी चीजें सुनी होंगी। पर आप लोगों को क्या सच में पता है कि क्लाउड कंप्यूटिंग होती कैसे है और कैसे हम उसे यूज करते हैं? मैं सिर्फ इतना बताना चाहती हूँ कि आप लोग ये जानते भी नहीं हैं कि आप क्लाउड यूज कर रहे हैं। क्योंकि आजकल आप लोग क्लाउड डेली बेसिस पे बहुत ज्यादा यूज करने लग गए हैं। जैसे कि आप अपनी फोटोज, अगर आपने देखा होगा, आप गूगल का यूज करते हैं तो आपकी मेल आईडी से आप हर एक ऐप को एक्सेस देते हैं। तो जो जो आपकी मेल आईडी है, वो ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपके सारे डेटा को क्लाउड पे स्टोर करवाता है। क्लाउड कुछ भी नहीं है। आप एक सिंपल सी अगर चीज सोचे कि क्लाउड कंप्यूटिंग है क्या, तो क्लाउड कंप्यूटिंग के थ्रू हम, एक सेकेंड, तो क्लाउड कंप्यूटिंग सिंपल टर्म्स में अगर मैं आपको बताऊं तो हम इंटरनेट का यूज करके हमारे डेटा को मैनेज कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं और प्रोसेस कर सकते हैं। ना कि हम उसे एक लोकल मशीन पे स्टोर करने की बजाय। आप खुद सोचें, अगर आप अपनी इतनी सारी फोटोज, सिर्फ फोटोज या डॉक्यूमेंट्स अगर आप लोग अपने फोन में स्टोर रखें, तो भले ही आपका रैम या आपकी रोम जो भी है फोन की 8 GB हो या 128 GB हो, उसका कोई मतलब नहीं रहता है, क्योंकि वो बहुत जल्दी फुल हो जाती है। अगर आपने जीमेल का या ड्राइव का यूज किया हो, तो ड्राइव इज द बेस्ट एग्जांपल फॉर स्टूडेंट्स टुडे हु यूज क्लाउड कंप्यूटिंग। जैसे कि आप अपनी फोटोज गूगल ड्राइव पर अपलोड करते हैं, तो वो गूगल के क्लाउड पे स्टोर रहता है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्लाउड क्या है। तो क्लाउड ये है कि आप एक स्पेस अपना रेंट कर रहे हैं क्लाउड पे। जैसे मैं आपको अगर सबसे बेस्ट एग्जांपल दे सकूं कि अगर आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, तो वहां पे जाने के बाद में कुछ सर्विसेज आप लोग लेते हैं, तो वो सर्विसेज जो है वो क्लाउड की सर्विसेज में आती है। लेकिन अभी हम
रियल वर्ल्ड एग्जांपल से ये समझ सकते हैं, जैसे कि आप गूगल ड्राइव को यूज करते हैं, नेटफ्लिक्स को यूज करते हैं। आप खुद सोचिए, नेटफ्लिक्स के पास में इतना बड़ा अगर वो एक कंप्यूटर से एक्सेस हो रहा होता, तो आप खुद सोचिए कि नेटफ्लिक्स पे कितनी सारे अमाउंट में मूवीज है या पॉडकास्ट है। तो वो एक सिंगल मशीन पे कैसे स्टोर रह सकता है? वो सिस्टम क्रैश हो जाएगा। इसलिए सिस्टम क्रैश ना होए इसलिए नेटफ्लिक्स जो है, वो जो बहुत ज्यादा पॉपुलर अभी क्लाउड सर्विसेज है, जैसे कि amazon की AWS है, माइक्रोसॉफ्ट का अज्योर है, ये दोनों जो क्लाउड प्लेटफॉर्म्स है, इनको यूज करते हैं ताकि वो अपना डेटा वहां पे स्टोर कर सकें। जैसे कैनवा है, तो कैनवा का जो आप डिजाइन करते हैं कैनवा पे, तो वो जब तक आप उसको डाउनलोड नहीं करेंगे वो आपके सिस्टम में नहीं आएगा। आप उसको किसी भी डिवाइस से एक्सेस कर सकते हैं विद योर मेल आईडी। तो क्लाउड कंप्यूटिंग जो है वो आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म देता है जहां पे आप इंटरनेट को यूज करके, आप जरूरी नहीं है कि आप किस रीजन में हैं, आपके पास कौन सा डिवाइस है, आप अपने मोबाइल फोन के थ्रू, लैपटॉप के थ्रू या अपने पर्सनल कंप्यूटर के थ्रू भी उसे यूज कर सकते हैं। यू जस्ट नीड एन इंटरनेट एक्सेस। अब बात आती है कि आप लोगों को क्लाउड कंप्यूटिंग यूज क्यों करना चाहिए। क्योंकि क्लाउड कंप्यूटिंग जो है वो हमारी डिजिटल लाइफ को इजियर बनाता है, फास्ट बनाता है और मोर फ्लेक्सिबल बनाता है। ये लिमिटेड स्टोरेज की प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। जैसे कि अगर हमारे कंप्यूटर, अगर मैं अभी जिस पीसी से आपका सेशन ले रही हूँ, अगर इसी पीसी पे सेम तीन चार और टास्क चल सके, जब भी तो मैं सिर्फ तीन तीन चार टास्क की बात कर रही हूँ, तो भी मेरा लैपटॉप क्रैश होने की चांसेस है। लेकिन अगर मैं किसी सर्वर को यूज करूं, और अगर मैं किसी मेरे ही कंप्यूटर पे एक ऐसा वर्चुअल मशीन चलाऊं जो कि जिसमें कैपेसिटी है कि वो एक साथ साइमल्टेनियसली बहुत सारे टास्क परफॉर्म कर सकता है, तो वो ज्यादा मेरे लिए रिलायबल है, जिसके लिए मुझे पे भी नहीं करना पड़ेगा। क्लाउड का सबसे बड़ा जो बेनिफिट है वो यही है कि वो पे एज यू गो मॉडल पे काम करता है, कि आपने जितनी सर्विसेज आपको लेनी है, सिर्फ उन्हीं के लिए आपको पे करना जरूरी है। ना कि जैसे कि सबसे बड़ा यूज इसमें यह है कि जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज या कंपनीज होती है, वो हार्डवेयर का यूज करती है। आप सबको पता है HDD आती है, SDD आती है, पर वो कितनी महंगी आती है। तो उसको हम लेने की बजाय हम हमारा डेटा अगर क्लाउड पे स्टोर करें, तो हमारे लिए वो ज्यादा ही कॉस्ट इफेक्टिव भी रहता है और रिलायबल भी रहता है। क्योंकि कुछ जो पहले के जो 6 मंथ या फिर 1 साल होता है क्लाउड के सर्विसेज का, वो फ्री होता है। और स्टूडेंट, अगर आप स्टूडेंट आईडी से लॉग इन करते हैं कुछ, तो आपको और भी बेनिफिट्स मिल सकते हैं। तो इसीलिए अगर आपको हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करनी है क्लाउड में, अगर आपको आगे क्लाउड में ही जाना है, तो इसके लिए आपके पास बहुत अच्छा ऑप्शंस ऑप्शंस है। AWS है, वो सबसे अच्छा ऑप्शन है आपके लिए हैंड्स ऑन प्रैक्टिस के लिए। ये आपके स्टोरेज की, जैसे मैंने बताया, स्टोरेज की प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। इंटरनेट के थ्रू आप कहीं से भी और किसी भी टाइम अपना डेटा एक्सेस कर सकते हैं 24/7। यही अगर आप सोचें कि अगर आपकी सिंगल मशीन पे कोई आपके सिंगल मशीन पे आपका सर्वर हो और किसी क्लाइंट की रिक्वेस्ट आए, तो ये तो आप पे, ये तो एक मैनुअल काम हो गया कि आपको अपना लैपटॉप ऑन ही रखना है, आपको उसके सामने बस बैठे रहना है 24/7। तो एक इंडिविजुअल के लिए इतना पॉसिबल नहीं होता है कि वो 24/7 अवेलेबल रहे। इसलिए हम क्लाउड सर्विसेज का यूज करते हैं, जिसके अंदर जो क्लाउड प्रोवाइडर है, सारा काम उसी को ही करना है। हम मैनेज भी वही करेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड भी हमें वही कराएगा, सारी चीजें वही करेगा। बस हमको सिर्फ, या तो हम उसको यूज लेते हैं अपनी वेबसाइट्स होस्ट करने के लिए, या फिर हम उसकी जो बनी बनाई सर्विसेज है, जैसे कि गूगल ड्राइव हो गया, नेटफ्लिक्स हम यूज करते हैं, कैनवा यूज करते हैं, उसको एक्सेस करने के लिए। और हम चाहें तो हमारी वेबसाइट्स वगैरह उसके ऊपर बना भी सकते हैं ताकि लोग उसे यूज कर सकें। ताकि आप लोग इसके एक और यूज में हम देखते हैं कि ये ऑनलाइन जो है वो सबको एक साथ काम करवाने में भी हेल्प करता है। नहीं तो अगर आप सोचें अभी कि अगर क्लाउड नहीं होता, तो हम क्या सोचते कि यार हम एक ही पीसी है हमारे पास, तो हम अलग अलग रीजन में हैं, तो अगर हमें काम करना है किसी सेम प्रोजेक्ट पे, तो ना तो हम कोड शेयर कर सकते हैं, ना हम एक दूसरे के साथ कोई ऐसा हमारे पास प्लेटफॉर्म है जिसको यूज करके हम मल्टीपल लोग एक साथ काम कर सकते हैं। तो क्लाउड मल्टी यूजर को भी सपोर्ट करता है, जिसके थ्रू आप ऑनलाइन काम कर सकते हैं, ताकि आपको
आप रीजन बाइंड ना हो जाएं कि अगर हम यहाँ पर हैं और हमारा फ्रेंड कहीं और है या हमें प्रोजेक्ट पे काम करना है तो हम साथ में काम नहीं कर सकते। आप लोग ऑनलाइन काम कर सकते हैं। अभी आपको स्कूल्स में भी प्रोजेक्ट्स मिलते हैं, कॉलेजेस में भी प्रोजेक्ट्स मिलते हैं। नॉर्मली कॉलेजेस में तीन तीन मेंबर्स की टीम होती है। तो अगर तीनों को एक साथ काम करना है तो वो कैसे करेंगे, कैसे कोड शेयर करेंगे, कैसे अपने उनके जो भी फैक्ट्स वगैरह है उन्हें एक्सचेंज करेंगे, तो उसके लिए भी क्लाउड का यूज करते हैं। एंड सबसे जो इम्पोर्टेंट फैक्टर आता है क्लाउड का, जो लोगों को लगता है, वो यही है कि हमारी सिक्योरिटी और हमारा बैकअप हम कैसे लेंगे। तो क्लाउड जो है वो यही सबसे ज्यादा प्रोवाइड करवाता है, सिक्योरिटी और बैकअप, जिसके थ्रू आप आपका जो डेटा है, पर्सनल डेटा है, वो किसी और कोई और उसको एक्सेस नहीं कर सकता। जैसे अगर मैंने कोई ऐप, मेरी एप्लीकेशन होस्ट करी है क्लाउड पे, तो कोई और उसको एक्सेस नहीं कर सकता, क्योंकि वो भी, उसके पास भी क्रेडेंशियल्स है, वो भी सिक्योरिटी का ध्यान रखता है और आपके डेटा का ऑटोमेटिक बैकअप लेता है। तो जितना भी एक मैनुअल काम होता है, जैसे भले ही वो बैक एंड का हो, फ्रंट एंड का हो, क्योंकि इन सबको हमको बैकअप लेना पड़ता है, तो ये सारा काम हम क्लाउड को यूज करके बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। जैसे कि इसका एग्जांपल हम देख सकते हैं कि अगर आप गूगल डॉक्स पे किसी भी फाइल को एडिट करते हैं तो आपको उसको लोकली सेव करने की जरूरत नहीं है। वो गूगल के क्लाउड पे आपके सेव रहेगी। अगर अभी आप घर पे बैठ के काम कर रहे हैं, या अगर आप देखें कि स्कूल्स में और कॉलेजेस के अंदर आप लोगों को, कॉलेज और स्कूल जो है वो आपके स्क्रीन्स या पीसीस प्रोवाइड करवाते हैं। अगर आप उस पे बैठ के कुछ भी अपना काम कर रहे हैं, पीपीटी बना रहे हैं, गूगल डॉक्यूमेंट्स को यूज कर रहे हैं, शीट्स को यूज कर रहे हैं, तो आप वह अब उस लोकल मशीन पे सेव ना करके उसके क्लाउड पे सेव करिए, क्योंकि अगर आप सेव करेंगे वहां पे तो वो डायरेक्टली उसके क्लाउड पे ही सेव होगा। तो आप अपने घर के जो डिवाइस है उससे भी आप उसे इजीली यूज कर सकते हैं। तो ये तो हमने पढ़े थोड़े से यूजेस। जैसे कि देखिए, एक्सेसिबिलिटी आसान हो जाती है, कोलैबोरेशन आसान हो जाता है। एंटरटेनमेंट की जो फील्ड है उसके अंदर भी क्लाउड का बहुत ज्यादा यूज है। जैसे कि आप लोग गेम्स खेलते हैं, अब आप खुद सोचिए ना, लाइव गेम आप खेल रहे हैं, उसमें कितने सारे जीपीयू भी काम करता है, उसमें ग्राफिक्स काम करते हैं, इतनी सारी चीजें। और अगर टीम बनाकर आप गेम खेलते हैं जब, तब भी कितना ज्यादा आपको इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत स्ट्रांग और अच्छा चाहिए। तो अगर आप अपने खुद के पीसी से उसको करेंगे तो वो बहुत ज्यादा ही कॉम्प्लेक्स बन जाएगा और आपका सिस्टम क्रैश हो सकता है। तो इसीलिए हम क्लाउड का यूज करते हैं, कम्युनिकेशन में भी हमें हेल्प करता है। अब इसके बेनिफिट्स क्या हो गए। सबसे पहला बेनिफिट्स जो है वो इसका है स्टोरेज, कि आपको है ना स्टोरेज की कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है। जैसे अगर हम किसी बड़ी कंपनी की बात करें, तो आप ये सोचिए ना कि एक कंपनी में 500 से, मतलब 500 तो बहुत कम है, वहां पे थाउजेंड्स में, लैक्स में पीपल काम करते हैं। तो उनका सबका कितने, अगर वहां पे इतने लोग काम कर रहे हैं, तो आप सोचिए हर एक इंडिविजुअल के पास में उसका खुद का पीसी होता है, उसका खुद का काम होता है। तो इतना, मतलब बड़ा डेटा, इतना लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को स्टोर करना, उसको मैनेज करना, उसका बैकअप लेना एक इंडिविजुअल के लिए बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। और वही अगर आप चाहें कि आप वहीं पे बैठ के ऑन कैंपस, अगर आप बैठ के उसका पूरा शीट बनाएंगे, करेंगे, तो उसमें बहुत टाइम लगता है। आप खुद सोचिए ना कि एक इंसान सिर्फ एक मशीन इतने वाइड अमाउंट ऑफ डेटा को कैसे यूज कर सकती है। तो इसीलिए स्टोरेज का जो प्रॉब्लम है वो सबसे ज्यादा, बहुत बड़ा बेनिफिट है इसका, क्योंकि वो स्टोरेज आपको प्रोवाइड करवाता है ऑनलाइन। तो इसके लिए, क्योंकि अगर आप कोई हार्डवेयर खरीदोगे भी तो वो बहुत ज्यादा कॉस्टली पड़ता है। तो इस वजह से इतना ज्यादा कॉस्टली ना पड़ के, जो क्लाउड की जो सर्विसेज है वो इतनी भी नहीं है। अगर आपने गूगल ड्राइव यूज किया होगा तो आपने देखा होगा कि 15 जीबी तक का जो आपको स्पेस है वो फ्री मिलता है। 15 जीबी के बाद अगर आपको और स्पेस चाहिए, तो भी वो है कि वो उसका इतना ज्यादा कोई बड़ा अमाउंट नहीं होता है। अब वो बात अलग है कि हम मल्टीपल मेल आईडीज बना देते हैं ताकि हम उस 15 जीबी में काम कर सके, वो बात अलग है। पर फिर भी 15 जीबी के बाद भी वो आपसे एक डिसेंट अमाउंट मांगता है आपके स्टोरेज एरिया को बढ़ाने के लिए। और दूसरा बेनिफिट इसका ये है कि आप कहीं से भी इसको एक्सेस कर सकते हैं। आप अपने कलीग्स के साथ, पार्टनर्स के साथ में, टीम मेंबर्स के साथ में कोलैबोरेट कर सकते हैं। और जो सबसे मेन चीज है जो स्टोरेज में मैंने बताई थी कि कॉस्ट से भी है ये। अब आते हैं हम कि कौन कौन सी सर्विसेज जो है वो क्लाउड प्रोवाइड करवाता है। क्लाउड जो है वो मेनली तीन तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करवाता है: सास, पास एंड आस। सास स्टैंड्स फॉर सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस,
PaaS stands for Platform as a Service and IaaS stands for Infrastructure as a Service। तो मैं इसको एक रेस्टोरेंट का एग्जांपल लेके आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि जैसे कि SaaS को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, यानी कि रेडी टू यूज सॉफ्टवेयर जो हैं वो आप यूज कर रहे हो, आपको उसके लिए कुछ मतलब कोड नहीं करना पड़ रहा, ना आपको उसके लिए कुछ बैकएंड में देखना पड़ रहा है, ना आपको उसको मैनेज करना पड़ रहा है, कुछ नहीं। जैसे कि गूगल ड्राइव को आप यूज करते हो, जूम जिसपे अभी हम मीटिंग कर रहे हैं उसको हम यूज करते हैं। तो ये सारी जो एप्लीकेशंस हैं वो उसको अपन क्या करते हैं, डायरेक्टली ब्राउजर पे जाते हैं, इंस्टॉल करते हैं और हम उसे यूज कर लेते हैं, राइट। तो वो होता है सास। और पास क्या होता है, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, जहां पे हम जैसे डेवलपर्स को या काफी जो अदर डेवलपर्स है उनको जो क्लाउड प्रोवाइडर है वो एक स्पेस प्रोवाइड करवाता है जहां पे हम कोड कर सकते हैं, अपना खुद का ऐप बना सकते हैं और फिर उसको वहां पे स्टोर कर सकते हैं। और जब बात आती है इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, तो इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस में हर चीज हमको करनी है एज अ डेवलपर, या जो भी बोलो हर चीज हमको करनी है। हमको ऑपरेटिंग सिस्टम भी हमको ही डिसाइड करना है किस पे काम करना है, सर्वर भी हमें डिसाइड करना है, और जो नेटवर्किंग की जितनी भी कॉन्सेप्ट्स आते हैं उसके अंदर वो भी हमको ही डिसाइड करने हैं। तो मैं रेस्टोरेंट का एग्जांपल ऐसा कह रही थी कि जैसे कि आप जब रेस्टोरेंट में जाते हैं, है ना, मेनली तो हम क्या करते हैं, वहां पे जाके मेन्यू कार्ड देखते हैं और ऑर्डर करते हैं। तो ये सब बेस्ट एग्जांपल है सास का कि आपको कुछ नहीं करना है, आपको रेडी टू यूज आपके पास डिश लाके सर्व होगी, यानी कि रेडी टू यूज एप्लीकेशंस को आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो विद द यूज ऑफ इंटरनेट, विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। पास क्या हो गया कि आपको एक प्लेटफॉर्म दे रखा है कि जैसे कि आप किसी रेस्टोरेंट में गए, तो जैसे गेस्ट आजकल कितने जाते हैं ना, जैसे आप यूट्यूब शॉर्ट्स वगैरह बनते हैं कि यार हमें भी यहाँ पर जाकर है ना कुछ डिश बनानी है या ऐसे। तो प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस आप ऐसा समझ लीजिए कि आपको उसने यूटेंसिल्स, स्टोव, गैस स्टोव पूरा दे रखा है, यूटेंसिल्स और सारी जितनी भी इंग्रेडिएंट्स आपको चाहिए वो सब उसने क्लाउड प्रोवाइडर ने यानी कि रेस्टोरेंट के ओनर ने आपको दे रखा है। आपको सिर्फ वहां जाके अपनी डिश बनानी है। यानी कि प्लेटफॉर्म एक ऐसा प्लेटफॉर्म, यानी कि सब उसने आपको पहले से ही प्रोवाइड कर रखा है, बस आपको अपना डेव जैसे हम हैं तो उसने मुझे सब दे रखा है, बस मुझे मेरा कोड करके और मेरे ऐप को लॉन्च करना है। तो वैसे ही मुझे मेरी डिश बना के और प्रेजेंट करनी है। और इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस में आ जाएगा कि मैंने खुद ने ही एक रेंट पे किचन लिया है, जैसे एक आजकल क्लाउड किचन बहुत सारे चल रहे हैं, आप लोगों को पता होगा, है ना। तो मैंने खुद ने ही एक किचन रेंट किया है, जैसे एक रूम ले लिया मैंने, उसमें मैंने किचन मेरा सेटअप किया। तो वहाँ के यूटेंसिल्स भी मुझे ही लाने पड़ेंगे, वहाँ के इंग्रेडिएंट्स जो भी मुझे मेरे डिश के लिए चाहिए लाने पड़ेंगे। अगर मुझे उसके अंदर मेरा वीडियो बना के मुझे यूट्यूब पे डालना है तो उसके जितने भी फोन होंगे, रिंग लाइट होगी, वो सब मुझे ही लाना पड़ेगा। तो वो आ जाता है इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। तो जहां पर भी मुझे सब, जहां अगर सब कुछ मुझे ही करना है तो वो आप समझ लीजिए इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। जहां पे मुझे बना बनाया सेटअप मिला हुआ है, जैसे कि हमको घर पे मिलता है, घर पे हमारा किचन एकदम सेट होता है, हमको सिर्फ खाना बनाना होता है जाके। तो वो भी हमारा एक पास के जैसा आप देख सकते हैं, सब सारी चीजें आपको अवेलेबल है, बस आपको जाके बनाना है। और सास जैसे कि आप रेस्टोरेंट में जाके सिर्फ आपको ऑर्डर करना है और आपके पास थोड़े से देर में डिश आपके पास खुद सर्व हो जाएगी। तो ये तीन सर्विस मॉडल है कि क्लाउड कैसी कैसी सर्विसेज आपको प्रोवाइड करवाता है, कैसा यूजर है, उसको किस टाइप की सर्विस चाहिए उसके बेसिस पे। अब आता है क्लाउड डिप्लॉयमेंट मॉडल्स। क्लाउड डिप्लॉयमेंट मॉडल्स मतलब कि कैसे हम कैसे हम क्लाउड के ऊपर हमारी सर्विसेज डिप्लॉय करते हैं, यानी कि लॉन्च करते हैं। तो सबसे तीन तरह के मेनली क्लाउड होते हैं, पब्लिक क्लाउड, प्राइवेट क्लाउड एंड हाइब्रिड क्लाउड। पब्लिक क्लाउड वो क्लाउड होता है जो कि पब्लिकली सबको अवेलेबल हो, जैसे नेटफ्लिक्स हो गया या गूगल ड्राइव हो गई, वो पब्लिकली सबको अवेलेबल है। प्राइवेट क्लाउड में अगर हम जाते हैं तो वो एक ऐसा आ जाता है कि भाई कोई एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन है जो उस क्लाउड को यूज कर रही है। जैसे कि पब्लिक क्लाउड में, क्लाउड का मतलब जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक हमको इंटरनेट के यूज के थ्रू हमको स्पेस और उसका प्रोसेस और स्टोरेज वगैरह सब वो हमें कंप्यूटेशनल पावर्स जितनी भी है वो सारी हमें वो दे रहा है। तो क्लाउड के आगे अगर हम पब्लिक लगा दे मतलब कि वो जो क्लाउड है वो पब्लिकली सबके लिए अवेलेबल है। और अगर Please mute your mic. Hello.
Please mute your mic, everyone. Yes, you can continue, Mahipal. ओके, सो अगर हम प्राइवेट क्लाउड की बात करें तो प्राइवेट क्लाउड जैसे कि कोई एक ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे कि बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़ी बड़ी कंपनीज जो है वो अपना एक प्राइवेट क्लाउड यूज करती है। जैसे कि क्योंकि उसका उसका जो डेटा होता है वो बहुत ही क्रिटिकल होता है, उसके लिए बहुत सिक्योर उसको रखना जरूरी होता है। इसीलिए वो प्राइवेट क्लाउड का यूज करती है कि मतलब क्लाउड तो वही है, वो सारी सर्विसेज उसको प्रोवाइड कर रहा है, वो भी स्टोरेज प्रोवाइड करवा रहा है, वो भी उस डेटा को मैनेज कर रहा है, वो भी उस डेटा को प्रोसेस कर रहा है, वो भी उस डेटा का बैकअप दे रहा है, और वो भी उसकी परफॉर्मेंस अच्छी कर रहा है। लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ एक पर्टिकुलर कंपनी के लिए या ग्रुप ऑफ कंपनीज के लिए ही है, ताकि उनका डेटा सिक्योर रह सके, एक सिक्योर टनल से उनका डेटा ट्रांसफर हो सके। क्योंकि अगर डेटा पब्लिक होगा तो हो, क्योंकि अगर डेटा पब्लिक है तो वो उसमें सिक्योरिटी फिर भी आपको इतनी नहीं मिलेगी जितनी आपको प्राइवेट क्लाउड में मिलेगी। ठीक है। एंड द हाइब्रिड क्लाउड में क्या होता है कि कॉम्बिनेशन होता है पब्लिक क्लाउड का एंड प्राइवेट क्लाउड का। मतलब जैसे कि अमेजोन की, जैसे अमेजोन आप सब लोग यूज करते हैं, फ्लिपकार्ट यूज करते हैं, मिंत्रा यूज करते हैं। तो मिंत्रा की जो वेबसाइट है ना वो भी क्लाउड पे है, क्योंकि कितने नंबर ऑफ उसके प्रोडक्ट्स हैं जो उसने डाल रखे हैं। तो वो अपनी वेबसाइट को होस्ट जो है वो पब्लिक क्लाउड पे करती है। लेकिन आपका जो डेटा है, क्योंकि आपने नोटिस किया होगा कि आपका जो डेटा है उसके अंदर आपने जब उसको इंस्टॉल किया था या जब उसको पहली बार उसमें लॉगिन किया था, तब से लेके अभी तक का सारा डेटा है उसके पास में, है ना। तो उस डेटा को, आपके डेटा को जब वो टर्म्स एंड कंडीशंस पे आप टिक करते हैं ज्यादातर बिना पढ़े, तो वो यही कहता है कि भाई हम आपके डेटा को सिक्योर रख रहे हैं। तो अगर वो पब्लिक क्लाउड यूज कर रहा है तो वो सिक्योर कैसे रखेगा? क्योंकि वो हाइब्रिड क्लाउड को यूज करता है, इसीलिए वो दो क्लाउड्स का यूज करता है। पब्लिक फॉर फॉर उसकी होस्टिंग वेबसाइट के लिए, और प्राइवेट आप उसके डेटा, उसके जो यूजर्स हैं उनके डेटा को सिक्योर रखने के लिए। तो मेनली तीन तरह के होते हैं मॉडल्स, जैसा कि आपने पढ़ा, पब्लिक, प्राइवेट एंड हाइब्रिड। अब सबसे बड़ी बात आती है कि क्लाउड पे हम हमारा डेटा को डिप्लॉय कैसे करें, कैसे हम हमारे उसको, हमारा जो ऐप है या जो भी वेबसाइट है वो आप ऑन, मतलब आप हाथों हाथ भी बना के देख सकते हैं, और यूं भी हम उसको यूज कैसे करें। तो उसके लिए मैं आपको बताती हूँ कि आप कैसे यूज कर सकते हैं। स्क्रीन, मेरी स्क्रीन विजिबल है? विजिबल है? ओके। सो जैसा कि आप देख सकते हैं, सबसे पहले आपको किसी भी क्लाउड, विजिबल नहीं है? हाँ तो डेस्कटॉप It is visible. तो जो भी, ओके ओके। तो अगर आपको किसी भी क्लाउड का यूज करना है तो सबसे पहले, जैसे कि अगर हम AWS का यूज करेंगे, तो AWS को यूज करने के लिए हम सबसे पहले हमारे ब्राउजर पर लिखेंगे AWS फ्री ट्रायल, या आप, क्योंकि फ्री टायर का मैं इसलिए आप लोगों को कह रही हूँ क्योंकि AWS की जो सर्विसेज है वो जो है वो आपको उसमें पे करना पड़ता है। इसलिए एज ए स्टूडेंट हो या अगर आप पहली बार यूज कर रहे हो तो आपको फ्री टायर ही यूज करना है, ताकि आपका कोई पेमेंट ना लगे उसके लिए। तो हम सबसे पहले अमेजोन AWS फ्री टायर हम लिखेंगे अपने ब्राउजर पे, और जो साइट आएगी फ्री क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज, इस पे जाएंगे। देखिए मेरा अकाउंट पहले से बना हुआ है इसलिए मैं डायरेक्ट साइन इन कर सकती हूँ। लेकिन अगर आपका अकाउंट नहीं बना हुआ है पहले, तो उसके लिए थोड़ी सी उसमें आपको अपने क्रेडिट कार्ड क्रेडेंशियल्स डालने पड़ते हैं। फिर भी मैं आपको थोड़ा सा ही प्रीव्यू दे पाऊंगी उसका, मैं आपको दे देती हूँ। आपको यहाँ पर आके क्रिएट अ फ्री अकाउंट पे क्लिक करना है, एंड देन आपके पास एक इंटरफेस आएगा। इसमें आपको अकाउंट क्रिएशन के लिए 5 स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है। ओके। तो मैंने जब अकाउंट
हाँ, मेरा तो मैं डायरेक्टली लॉगिन हो गई हूँ इसमें। पर फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आप एक न्यू यूजर हो तो आपको क्रिएट अ फ्री अकाउंट पे जाना है। और क्रिएट अ फ्री अकाउंट पे जाते ही आपके पास 5 स्टेप्स आएंगे। सबसे पहले आपको अपनी ईमेल आईडी उसमें डालनी पड़ेगी। फिर वो आपकी ईमेल आईडी पे कोड आएगा, उसको वेरीफाई करने के लिए आपको अपना कोड देना पड़ेगा। ठीक है। उसके बाद में उसके आपके फोन नंबर्स और वो सब वेरीफाई होंगे। फिर जो थर्ड स्टेप है उसके अंदर आपको अपनी क्रेडिट कार्ड यानी कि पेमेंट डिटेल्स एक बार तो डालनी ही पड़ेगी, क्योंकि 6 मंथ्स के लिए जो है ये फ्री है। वो आपको ऑप्शन भी देगा, सेकंड जो स्टेप है उसका, कि आपको है ना फ्री टायर वाला सेलेक्ट करना है या फिर आपको पेड वाला सेलेक्ट करना है। तो इसके लिए आपको सबसे सेलेक्ट कर आप करेंगे, थोड़ा स्क्रॉल अप करेंगे तब उसका ऑप्शन आ जाएगा। उस बटन पे आप क्लिक करेंगे। उसके बाद में आप जब पेमेंट आएगा तो आप यूपीआई के थ्रू भी पे कर सकते हैं और सारी जो क्रेडिट कार्ड डिटेल्स है उसको भी डाल सकते हैं। पर ऐसा एक चीज इसमें बहुत ज्यादा एरर आती है, वो ऐसी है कि होता क्या है ज्यादातर कि हम हमारी ईमेल से एक बार तो पहले के जो 2 स्टेप्स हैं वो कर देते हैं। हमारी ईमेल डाल देते हैं, फिर उसी पे वेरिफिकेशन कोड आता है। पर जब क्रेडिट कार्ड डिटेल्स डालने जाते हैं तो यूजुअली हम हमारे मम्मी की क्रेडिट कार्ड डिटेल्स डालेंगे या पापा की डालेंगे, है ना। तो उसमें वो एरर देगा क्योंकि वो कंपैटिबिलिटी इशू आता है उसके अंदर। क्योंकि जो साइन इन कर रहा है उसका यूजर नेम और जिसका क्रेडिट कार्ड है उसका यूजर नेम सेम होना चाहिए। तो उसमें क्या वो थोड़ा कंपैटिबिलिटी इशू आता है। तो आपको याद रखना है कि अगर आप लॉगिन करें ना तो अपने मम्मी या पापा या जिसके भी थ्रू, अगर आपका भी क्रेडिट कार्ड है तो आप अपना उसी से यूज करें। एक्टिवेट होना चाहिए क्रेडिट कार्ड, तो आप उसको यूज कर सकते हैं। उसके बाद में वो सारा प्रोसेस हो जाएगा और फिर आपको एक ऐसा इंटरफेस मिलेगा जिसके अंदर कंसोल होम आपको सब मिलेगा। तो सबसे पहले हमको यहाँ पे अगर यूज करना है तो हमको इंस्टांस बनाना पड़ता है। इंस्टांस जैसे कि अगर हमने सुना हो, इस इंस्टांस मतलब एक ऐसा अ, हम वेरिएबल बनाते हैं या एक ऐसी चीज बनाते हैं, एक बड़ी सी चीज का छोटा सा टुकड़ा। मैं आपको अगर बहुत लेम लैंग्वेज में समझाने जाऊं कि एक ऐसी चीज जिसके हम पार्ट्स कर देते हैं, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम है। जैसे अगर आपने वर्चुअलाइजेशन के बारे में सुना है, क्लाउड में वर्चुअलाइजेशन का बहुत बड़ा टॉपिक आता है। कि अगर जैसा वर्चुअलाइजेशन में आपको सिंपली समझाऊं 1-2 लाइन में, तो ऐसा ही है कि अगर मेरा विंडोज का सिस्टम है उस पे मुझे लाइनक्स रन करना है या यूनिक्स यूज करना है, तो मैं वर्चुअलाइजेशन का यूज करूंगी। अगर आपको आइडिया लग रहा हो वर्चुअलाइजेशन का, जैसा मैं कहना चाहती हूँ, उसमें क्या होता है ना कि आपका जो सीपीयू है वो डिवाइड हो जाता है। जैसे आप उसमें सारी अपनी डिटेल्स डालते हैं कि आपको कितना अमाउंट ऑफ सीपीयू जो है वो आपको लाइनक्स के लिए चाहिए, कितना अमाउंट आपको विंडोज के लिए चाहिए, वो सारी चीजें। तो आपका सीपीयू जो है वो डिवाइड हो जाता है। अगर अगर हाफ हाफ में डिवाइड होगा तो हाफ जो है वो आपका विंडोज के लिए चलेगा, हाफ जो है वो आपका लाइनक्स के लिए चलेगा। तो आपके ही कंप्यूटर का एक इंस्टांस बन गया जो कि आधा विंडोज, जो कि एक जो है वो विंडोज को चला रहा है और एक जो है वो लाइनक्स को चला रहा है। तो इंस्टांस का थोड़ा सा आपको क्लियर हुआ होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जाके सर्च करेंगे EC2। जैसे मेरे यहाँ पे दिया हुआ है, पर आप सर्च बार में EC2 सर्च कर सकते हैं। इस तरह का कुछ आएगा। और आपको जो पहला ऑप्शन है ये वर्चुअल सर्वर्स इन द क्लाउड, उसको आपको सेलेक्ट करना है। इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड, ओके। इसको जब आप सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे जब आप आएंगे ना, तो आप अगर आप यहाँ पे पहले यहाँ पे आप अगर लेफ्ट हैंड साइड में अपने जो आपकी मेन्यू बार आ रही है इसमें देखें, तो आप जब यहाँ पे EC2 के डैशबोर्ड पर जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि आपके कितने इंस्टांसेस बने हुए हैं। तो मेरे अभी करंटली एक इंस्टांस बना हुआ है और वो रनिंग प्रोसेस में है। मैं आपको दिखा देती हूँ। जैसा मेरा ये एक इंस्टांस बना हुआ है और ये अभी रनिंग प्रोसेस में है। लेकिन अगर हमें नया इंस्टांस बनाना हो तो हम वापस डैशबोर्ड पे जाएंगे और यहाँ पे जो नीचे ऑरेंज बैकग्राउंड में बटन दिया हुआ है लॉन्च इंस्टांस, इस पे जाएंगे। यहाँ पे जाने के बाद कुछ स्टेप्स है जिनको आपको फॉलो करना पड़ेगा। कि आपको अगर इंस्टांस बनाना है तो आपको उसका कुछ नाम देना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं नाम दे देती हूँ EC2 वेब सर्वर।
ओके। फिर आपको यहाँ पे Amazon AMI, Amazon मशीन इमेज, जैसे इसके अंदर आपकी ओएस की कॉन्फ़िगरेशंस जितनी भी होती है उसको आपको सेलेक्ट करना पड़ता है इसके अंदर, तो आप उसको यूज करेंगे। अभी मैं रिकमेंड करूंगी कि आप जो फ्री टायर है उसी को यूज करें। जब आप इन पे क्लिक करेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि ये फ्री टायर है या नहीं। मेरे मेरे इस केस में Amazon लिनक्स जो है इसको मैं सेलेक्ट करूंगी क्योंकि ये फ्री टायर है। जैसे अभी अभी यहाँ पे आपको दिखा रहा होगा ये फ्री टायर एलिजिबल लिखा हुआ है यहाँ पे, तो मैं इसी को यूज करूंगी। इसमें ये सारी कॉन्फ़िगरेशन आ गई। आर्किटेक्चर 64 बिट का मुझे मिलेगा, बूट मोड ये मिलेगा, मेरी जो आईडी है वो ये है, पब्लिश डेट ये है, मेरा यूजर नेम ये है EC2 यूजर। और आपको अपना आगे मैं आपको बताऊंगी कि आपको अगर आप EC2 इंस्टांस को यूज करते हो ना तो यूजर नेम, जैसे अगर आप लाइनक्स को यूज कर रहे हो ना तो आपको EC2 यूजर ही आपका यूजर नेम मिलेगा। अगर आप उबंटू को यूज करोगे तो आपका जो यूजर नेम है उसमें चेंज आएगा, जैसे यूजर नेम आपका उबंटू हो जाएगा ऐसा। मैं अभी लाइनक्स को यूज कर रही हूँ, तो मेरा यूजर नेम EC2 आ रहा है। अब यहाँ पर आपको इंस्टांस का टाइप सर्च करना पड़ेगा कि आपको इंस्टांस कैसा चाहिए। तो फ्री टायर में अवेलेबल है उसी को आप यूज करें, या तो T2 को आप सेलेक्ट करें, या फिर आपके जो अवेलेबल है जैसे मेरे T3 अवेलेबल है। फ्री टायर एलिजिबिलिटी हमेशा आप चेक करें, नहीं तो आपके पैसे कट कट सकते हैं। पर एज ए स्टूडेंट और अगर आप पहली बार क्लाउड पे जा रहे हैं तो आपको फ्री टायर ही हमेशा यूज करना है। फिर आपको यहाँ पे की पेयर बनाना पड़ता है ताकि वो उसको रिकॉग्नाइज कर सके ओवर दी वेब। तो देखिए जैसे मेरे एक माई EC2 की बनी हुई है, तो मैं इसको यूज करूंगी। लेकिन अगर आपको नहीं बनानी है, जैसे फर्स्ट टाइम में आपको नहीं बनानी पड़ेगी, तो कुछ नहीं करना है। आपको बस क्रिएट, मैं वापस बता देती हूँ, आपको बस क्रिएट न्यू पेयर पे क्लिक करना है। एंड देन आपको जो भी आप नाम रखना चाहें अपने की पेयर का वो नाम रखना है। बाकी जो चीजें सेलेक्टेड है वो डॉट पैम फाइल सेलेक्ट होगी, एंड आपको क्रिएट की पेयर पे क्लिक कर देना है। आपकी एक, जब आप डाउनलोड्स में जाके देखेंगे तो आपकी एक की पेयर की फाइल जो है डॉट पैम एक्सटेंशन से वो डाउनलोड हुई हुई आपको मिलेगी। मेरी पहले से बनी हुई है तो मैं उसी को यूज कर रही हूँ। मैं आपको ये रिकमेंड करूंगी कि आप जितने भी इंस्टांसेस या बनाए ना तो आप एक ही की पेयर पे उससे बनाएं। यहाँ पे सारी नेटवर्क की सेटिंग आ जाती है, आपके नेटवर्क कौन सा है, सब नेट कौन सा है इसके अंदर, और जो पब्लिक आईपी आपको ऑटोमेटिकली असाइन होगा वो भी इनेबल है। फायरवॉल, अब फायरवॉल के लिए आपको हमेशा क्रिएट सिक्योरिटी ग्रुप पे ही मैं आपको यही बताऊंगी, इसी पे क्लिक करिए। और अलाउ SSH ट्रैफिक, SSH सिक्योर शेल होती है, जैसे मैं आपको बताऊं इसका पोर्ट इन सब के अगर आपको पता हो प्रोटोकॉल्स के पोर्ट नंबर्स होते हैं। तो सिक्योर शेल जो है वो एक ऐसा है, जैसे आप एक सिक्योर टनल समझ लीजिए कि आपके जो एप्स है या आप जिन्हें एक्सेस करते हैं, एक ऐसा प्रोटोकॉल है जो सिक्योर एक टनल बनाता है सेंडर और रिसीवर के बीच में, और उसी में डेटा को ट्रांसफर करता है ताकि वो सिक्योरली ट्रांसफर हो सके। अगर आपको वेब सर्विसेज को होस्ट करना है तो आपको HTTP और HTTPS को भी टिक करना है। अदरवाइज अगर आप पूरा प्रोसेस कर देंगे ना तो ये एक एरर देगा। एरर भी नहीं कह सकते आप, जब पूरा लॉन्च करने के बाद में जब आप अपने आईपी को ब्राउजर पे दोगे ना तो वो यही बोलेगा कि है ना, पेज जो है वो रीलोड नहीं होगा उसके अंदर, इस वजह से। और यहाँ पे भी आप माई आईपी में मत जाइएगा, एनीवेयर। ये जो आईपी एड्रेस है ये वर्ल्ड वाइड सपोर्टिव है, तो एनीवेयर का ही करिए ताकि कोई भी आपकी साइट को या आपके ऐप को एक्सेस इजीली कर सके। कॉन्फ़िगरेशन स्टोरेज जो है वो 8 GB, और ये वाला आपको चेंज नहीं करना है। ये होते ही आपको यहाँ पे ये भी पूछेगा कि आपको कितने इंस्टांसेस बनाने हैं, तो आप अपने हिसाब से 2 या 3 आप बना सकते हैं। मैं अभी एक ही बना रही हूँ, और अब आपको यहाँ पे लॉन्च इंस्टांस कर देना है। इट विल टेक फ्यू सेकेंड्स।
ये देखिए, सक्सेस हो गया, सक्सेसफुली इनिशिएटेड लॉन्च ऑफ दिस इंस्टांस, ये इंस्टांस आपका क्रिएट हो गया। अब जब आप यहाँ पे EC2 डैशबोर्ड पे जाएंगे तो आप इंस्टांसेस में जाएंगे तो आपको यहाँ पे दिखाएगा सिक्योरिटी ग्रुप, तो बन गए दो। ओके, सो हमने यहाँ पे जब इसको रिफ्रेश किया तब हमारा जो हमने बनाया था EC2 वेब सर्वर नाम से हमारा इंस्टांस वो आ गया। अब ऐसा कुछ हो, कभी भी नेटवर्क इशू होता है, आप इसको पेज को अपने रिफ्रेश कर दीजिए, आपका आ जाएगा। तो देखिए इसकी इंस्टेंस आईडी आ गई, इसका स्टेट आ गया कि ये रनिंग है, टाइप आ गया, स्टेटस चेक अभी इनिशियलाइज हो रहा है, और ये जितनी भी सारी चीजें हैं जैसे IPv4 यूज कर रहा है ये, तो उसका IP एड्रेस आ गया यहाँ पे, और की हमने एक ही यूज करी है दोनों की। लॉन्च टाइमिंग आप देख देख सकते हैं इसके अंदर, और किस टाइप का हमने यूज किया था। तो हमारे इंस्टांसेस आ गए। तो इस तरह से अब आपका देखा जाए तो इंस्टांस क्रिएशन जो है वो पूरा हो चुका है। अब अगर आपको इसको चेक करना है कि सॉरी, किसी का कोई क्वेश्चन है? Till now, anybody has any doubts? डाउट है किसी को कोई अभी तक में? मैं कंटिन्यू करती हूँ नहीं तो। Like, ओके, Bhavya, I am तो having one doubt. हमारे, Like, यस सर। yeah, so as you have mentioned during the security group, firewall security group, यस at the time of the सर। instance creation, can you please explain me like again, like how that firewall actually works? Firewall security group, you have सर chosen? Yeah. यस सर, यस सर, फायरवॉल सिक्योरिटी ग्रुप आपको चूज करना पड़ता है ताकि आप, क्योंकि सर अगर हम फायरवॉल का बेसिक देखें कि फायरवॉल क्या काम करता है, फायरवॉल जो है वो हार्डवेयर में भी अवेलेबल होता है, सॉफ्टवेयर में भी अवेलेबल होता है। तो हार्डवेयर का काम क्या होता है कि वो किसी भी अनऑथराइज्ड, या अगर मैं बात करूं कि अगर आपके सिस्टम में एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है, या हार्ड, नॉर्मली तो हमारे पास लैपटॉप्स में सॉफ्टवेयर होता है, बड़ी बड़ी कंपनीज हार्डवेयर यूज करती है, वो किसी भी अनऑथराइज्ड एक्सेस को डिनाई कर देती है। जैसे कि अगर कोई हैकर हो या कोई ऐसी इलीगल कोई एक्टिविटी करे, या फिर कोई रिक्वेस्ट मैं ऐसी जनरेट कर दूं यहाँ से मेरे वेब ब्राउजर पे, तो फायरवॉल का काम यही होता है कि वो इलीगल और अनऑथराइज्ड जो एक्सेस है वो ना तो मेरे पीसी में आने देता है और ना ही मेरे पीसी में से जाने देता है, फॉर सिक्योरिटी रीजंस। तो इसीलिए हम, जो आप कह रहे हैं ना सिक्योरिटी वाला, उसको हम, इस सिक्योरिटी ग्रुप को हम इसीलिए मेंशन करते हैं मेनली फायरवॉल को, क्योंकि जैसा कि मैंने इसमें बताया था कि, एक सेकेंड, इसमें मेरी डिटेल्स यहाँ पे जैसे आ रही है, तो अगर मैं सिक्योरिटी में जाऊंगी तो यहाँ पे जो सिक्योरिटी ग्रुप्स की आप बात कर रहे हैं ना, तो इसीलिए मुझे यहाँ पे फायरवॉल की, क्योंकि अगर मैं खुद, जैसे अगर उसमें बोला कि आप अपना खुद का अगर आप सिक्योरिटी ग्रुप बनाओगे तो उसमें फिर वो कुछ जो चीजें हैं वो मांगेगा। तो अगर हमें उसके बारे में नहीं पता हो, तो इसीलिए हम जो रिकमेंडेड है उसी को ज्यादातर यूज करते हैं, जिसमें कि जो हमारे बेसिक प्रोटोकॉल्स है, जैसे कि अगर हमें वेब पे काम करना हो तो उसके लिए HTTP और HTTPS सिक्योर
वो भी, उन दोनों के ऑप्शन भी है, टीसीपी का भी ऑप्शन है अगर आप उसमें अगर आप सेलेक्ट करना चाहें तो, और सिक्योर शेल का भी ऑप्शन है। इसीलिए मैंने जो रिकमेंडेड था वो बताया था। आई थिंक नाउ इट्स क्लियर। Yes, Bhavya, it's clear. You can continue with the session. ओके, तो जब हमने हमारा इंस्टांस बना दिया, उसके बाद में हम इंस्टांस बनने का मतलब है कि एक तरह से हमने जो वर्चुअल मशीन है उसको हमने बना दिया है। ओके, तो अब हम जाएंगे कमांड प्रॉम्प्ट पे, और यहाँ पे हमारा जो की वैल्यू पेयर है ना उसके वो जाएंगे, तो वो हमारा डाउनलोड्स में है, तो इसलिए हम डायरेक्टरी हमारी चेंज करेंगे। हम डाउनलोड्स में आए और यहाँ पे जाके हमारा हमने सिक्योर शेल का यूज किया था, जैसे कि आपको पता है, तो हम सिक्योर शेल, हम एक कमांड यूज करेंगे। और यहाँ पे हमको हमारी जो हम आप जो की पेयर यूज करेंगे ना उसका नाम आपको विद एक्सटेंशन यहाँ पे मेंशन करना है। जैसे कि अगर मैं देखना चाहूँ कि मेरी आईडी का नाम क्या था, तो मैं यहाँ से चेक करूंगी कि मैंने जो की बनाई थी वो है माई EC2 की। तो मैं कमांड प्रॉम्प्ट पे जाके यहाँ पे मेरी की का नाम डालूंगी। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि डॉट पैम एक्सटेंशन से ये डाउन डॉट पैम एक्सटेंशन की डाउनलोड होगी, तो हम वो लिखेंगे। और इसके बाद में हमें मेंशन करना पड़ेगा कि हम कौन से यूजर हैं, तो इसलिए हमें यहाँ मेंशन करना पड़ेगा EC2 यूजर हूँ मैं। अगर हमें लाइनक्स यूज करूंगी तो मैं EC2 यूजर हूँ, उबंटू यूज करूंगी तो मैं उबंटू यूजर, मेरा नाम आएगा वहां पे। आप प्लीज चेक कर लीजिएगा यहाँ पे लिखने से पहले कि आपका यूजर नेम क्या आया है। जो लिनक्स है उसके लिए तो यही आएगा। बाद में आपको, सॉरी, आप लोगों को वेट करना पड़ा यहाँ पे। फिर आप लोग जब आएंगे ना तो इसको सेलेक्ट करिएगा और आपके पास डिटेल्स आ जाएगी। और ये जो पब्लिक आईपी एड्रेस आपको दिख रहा है यहाँ पे, पब्लिक IPv4 एड्रेस, इसको हम यहाँ से कॉपी करेंगे एंड देन यहाँ कमांड प्रॉम्प्ट में आके यहाँ पेस्ट कर देंगे। तो सब आपको क्या करना है, सिर्फ एक कमांड लिखनी है, SSH-i स्पेस आपकी जो नाम है की का वो, आपका जो यूजर नेम है वो, एंड देन आपको एंटर प्रेस करना है। जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे तो ये आपके लिए एक वर्चुअल मशीन तैयार करके देगा लाइनक्स की। तो अब हम जिस टर्मिनल, अभी मैं, अगर आप लोगों को पता हो तो अभी मैं कमांड प्रॉम्प्ट पे काम कर रही हूँ जो कि विंडोज का टर्मिनल है। ऊपर लिखा हुआ आ रहा है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, माइक्रोसॉफ्ट कोऑपरेशन। पर जैसे ही जब ये लॉन्च होगा, टाइम आउट, तब हम लाइनक्स की उस पे जाएंगे। यहाँ पे हमारी लाइनक्स की मशीन को हम यूज करेंगे। ये थोड़ा सा टाइम लेता है, अगर नहीं होगा तो फिर जो पहले मेरा यूज किया हुआ है मैं उससे आपको डेमो दे दूंगी। इसमें कनेक्शन टाइम आउट आ रहा है, पता नहीं क्यों, ऐसा आना तो नहीं चाहिए। ओके, कोई बात नहीं। मैं जो मेरा पहले से ही मैं यूज किया हुआ है मैं उससे आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देती हूँ कि जब मैं इसको यूज करूंगी तो ये जो आईपी एड्रेस है आप याद रखिएगा, जो मैंने पहले जो मैंने बनाई थी ना मेरी इंस्टांस, उसका आईपी एड्रेस है ये। तो अगर मैं यहाँ पे जाके ये कमांड लिखती हूँ, दिस वन, ओके, अगर मैं कमांड प्रेस करके एंटर करूंगी तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे पूरा ये लिखा हुआ आ गया है, अमेजॉन लाइनक्स, ये सारी चीजें, लास्ट लॉगिन का टाइम, ये सारी चीजें आ गई है। ओके, तो अगर आप इसको लिख के, जब इस कमांड को लिख के आप जब क्लिक करेंगे ना तो आपके पास में ऐसा इंटरफेस आएगा। इसका मतलब है कि आपका जो इंस्टांस है वो सक्सेसफुली लॉन्च हो चुका है आपकी मशीन पे। तो अब आप लाइनक्स पे काम कर रहे हैं। हाँ, ये थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, हमें विंडोज पे काम नहीं करना है। अगर आप AI को यूज करते हैं, चैट GPT, जेमिनाई,
तो भी वो भी आपको, अगर आप कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं बता दूं कि सीएमडी चलेगा, पर आपको इसमें सीएमडी कमांड्स यूज नहीं करनी है, आपको इसमें लाइनक्स कमांड यूज करनी है। क्योंकि हमने, अगर आपने वहां पे देखा हो, तो हमने जब इंस्टेंस क्रिएट किया था तो एएमआई के टाइम पे हमने लाइनक्स मशीन का यूज किया था। तो इसलिए आपको यहाँ पे लाइनक्स का यूज करना है। उसके बाद में जब आप लाइनक्स का यूज कर लेंगे, तब ऐसा कुछ इंटरफेस आएगा आपके सामने। देखिए, ये किया। उसके बाद में आपको एक कमांड लिखनी पड़ती है, sudo yum update y। ये क्या करता है, आपका जो सिस्टम अभी है उसको अपडेट करता है, और अपडेट करने के बाद में यहाँ पे प्रोसेस कंप्लीट होता है। प्रोसेस कम एनी डाउट्स? एनी डाउट्स? लाइक भव्या, एट दी लाइक प्रीवियस जब वो चीज चली नहीं थी, मेरे को ये लगता है कि आपने वाईफाई कौन सा यूज कनेक्ट करा हुआ है। सर, जो यहाँ का बिल्डिंग का है वो ही हाँ यूज मे कर रही हूँ हाँ, सर। बिकॉज ये इसीलिए नहीं वर्क करा क्योंकि जब आप कोई भी ऐसे कॉन्फिडेंशियल वाईफाई यूज करते हैं ना, जैसे ये जो हाँ, है ये तो सर जयपुर। उसने एक्सेस डिनाइड कर दिया होगा, हो सकता है। हाँ, वो एक्सेस डिनाई कर दिया बिकॉज आई चेक योर कमांड्स, आपके कमांड्स एकदम परफेक्ट थे। द यस थिंग सर, वो इज कि वो वाईफाई फायरवॉल के अलाउ नहीं करता सेटिंग्स। है। यस सर, फायरवॉल सेटिंग्स के अकॉर्डिंग उसने मेरा वो एक्सेस डिनाई फायरवॉल कर है ना, दिया। कभी भी अलाउ नहीं करेगा क्योंकि आप है ना सीएमडी में डायरेक्ट एक्सेस ले रहे हो वर्चुअल मशीन यस का, सर। तो वो इसीलिए अलाउ नहीं करेगा। अगर आप अपने दूसरे इंटरनेट कनेक्शन से ट्राई करोगे ना, इट गोना वर्क फास्ट। क्योंकि मैंने ये चीज अभी जस्ट मेरे पीसी में भी ट्राई करी है और ये वर्क कर रहा है इसमें सक्सेसफुली। ओके, तो हमने क्या किया है ना, कि आप लोगों को अच्छे से मैं बता सकूं, इसलिए मैंने क्या थोड़ा नेटवर्क पे स्विच किया है। इसलिए अब मैं स्क्रीन शेयर करके आपको थोड़ा अच्छे से बता देती हूँ। क्योंकि मुझे पता है ऐसे ना सुन के भी बड़ा मुश्किल होता है याद करना या कुछ भी समझ पाना, इसलिए जो, अगर आपने देखा हो कि मैं जब मेरे पहले वाले उससे ना कनेक्ट कर रही थी, तो यहाँ पे एक्सेस डिनाइड आ रहा था, कनेक्शन टाइम आउट आउट। पर अब जब मैंने पब्लिक आईपी दूसरे को यूज करके, जब मैंने मेरा पूरा सबसे स्टार्टिंग से जब मैंने मेरा प्रोसेस शुरू किया, जब मैं एसएसएच पे गई, फिर मैंने मेरी की पेयर वैल्यू डाली एंड देन यूजर का नाम डाला एंड मेंशन किया मेरा आईपी एड्रेस, तब देखिए, मैं जैसे मैंने आपको कहा था, एक ऐसा इंटरफेस मुझे मिला amazon लिनक्स का। यानी कि अब जो है, अब मैं लाइनक्स मशीन पे स्विच हो चुकी हूँ। ओके, इतनी देर मैं विंडोज पे काम कर रही थी, अब मैं लाइनक्स मशीन पे स्विच हो चुकी हूँ। तो जैसा कि अगर मैं आपको दिखाऊं कि ये जो बेसिक कमांड्स है, हम इसे यूज करते हैं। इनको आपको याद याद तो जैसे जैसे अगर आप इस पे काम करेंगे तब होगी। इसीलिए मैंने यहाँ पे लिख के रखी है। अगर आप लोगों को नोट करना हो तो आप नोट कर सकते हैं, मैं 1-2 मिनट का वेट कर लूंगी। आप लोग पहले इसे नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको आगे बताती हूँ। क्योंकि इन सारी कमांड्स को यूज करके आप अपनी साइट को लॉन्च कर सकते हैं। ओके, तो अगर नोट हो जाए तो प्लीज आप मुझे बता दीजिएगा। मैं 1 मिनट के लिए आपको टाइम देती हूँ नोट करने के लिए। आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा अभी तक, तो इतनी वो भी, जैसे आप अगर देख रहे हो, तो ये दोनों कमांड्स जो है वो सेम है। बस इसमें जो डिफरेंस है, जो मैंने आपको पहले बताया था, वो इतना ही है कि ये सेकंड कमांड जो है वो, अगर अगर मैं पहले से ही सुपर यूजर हूँ, अगर मैंने जो लॉगिन मेरे टर्मिनल पे किया है वो एज ए सुपर यूजर किया है, तब मैं इस कमांड को यूज कर सकती हूँ। लेकिन अगर एज ए नॉर्मल यूजर मैंने लॉगिन किया है, तो मुझे फर्स्ट कमांड को यूज करना पड़ेगा। क्योंकि एज अ सुपर यूजर ही मैं इस कमांड को यूज कर सकती हूँ। ओके, तो अब हम चलेंगे, इन कमांड्स को अब हम यूज करेंगे। ओके, तो हम इस कमांड को यहाँ पे यूज करेंगे। डिस्कनेक्ट कनेक्शन रीसेट।
देखिए जैसे ही हमने ये कमांड रन करी तो हमारा जो प्रोसेस था वो कंप्लीट हो गया, हमारा जो अपडेट हो चुका है हमारा सिस्टम। अब हम यहाँ पे हमारा सर्वर को इंस्टॉल करेंगे। तो हम ना, मैं आपको एक और चीज बताना चाहती हूँ कि जब आप एज अ सुपर यूजर काम करते हैं ना, तो आप देखिए जो भी जैसे हमारे विंडोज में लिखा हुआ आता है सी, फिर देन यूजर्स, देन आपका जो भी आईडी है। पर अगर आपको, अगर पता करना हो आपको कि आप एज अ सुपर यूजर लॉग इन हुए हो या एज अ नॉर्मल यूजर, तो इसके लिए भी सिंबल्स है। जैसे कि ये जो डॉलर सिंबल आपको दिख रहा है ना, ये है कि आप एज अ सुपर यूजर इसमें काम कर रहे हो। और अगर आप एज अ नॉर्मल यूजर काम कर रहे हो तो देखिए आपको ऐसे हैश दिखेगा। अगर मुझे लगता है हाईलाइटेड मैंने किया है, आपको दिख रहा होगा। अगर आप लोग एज अ नॉर्मल यूजर लॉग इन होते हो या काम करते हो तो हैश से आप, आपकी जो आइडेंटिटी है वो आपका सिस्टम भी कैसे पहचानेगा, वो भी कुछ सिंबल्स के थ्रू पहचानता है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि हैश फॉर नॉर्मल यूजर्स एंड डॉलर फॉर सुपर यूजर। ओके, तो अभी मैं यहाँ पे सुपर यूजर की जैसे काम कर रही हूँ। तो अब मैं मेरा वेब सर्वर यहाँ पे इंस्टॉल करूंगी। उसके लिए मैं कमांड लिखूंगी यम इंस्टॉल httpd एंड देन फ्लैग वाई। मैं सुपर यूजर हूँ, उसके उसके बावजूद भी मुझे sudo तो यहाँ लिखना ही पड़ेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं इसने मुझे क्या बताया कि आपका ये पहले से ही इंस्टॉल है। अगर आपका इंस्टॉल नहीं होगा ना, तो देखिए आपके पास ये सारी चीजें आएगी। जैसे ये मेरी कमांड थी, और ये सारी, ये जो पूरा सर्वर एपीआर यूटिल, आप जो ये सारा सिस्टम देख रहे हैं ना, पूरा प्रोसेस, ये प्रोसेस पूरा आएगा। मेरे पहले से इंस्टॉल्ड है तो उसने मुझे बता दिया कि ऑलरेडी इंस्टॉल्ड इन योर सिस्टम। ओके, तो अब मैंने जैसे बताया था, अब हमें क्या काम करना है, अब हमें इसकी लोकेशन पे जाना है। तो लोकेशन पे जैसे मैंने बताई थी, लोकेशन कहाँ होती है, वेर में, www में, html में। तो cd कमांड हम यूज करते हैं फॉर चेंज डायरेक्टरी। कुछ कमांड्स जो है वो डॉस में भी सेम रहती है, लाइनक्स में भी सेम रहती है। वो लाइनक्स जब हम, आप लोग पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा। तो अब हम आते हैं cd वेर में, www में, html में। हम आ गए यहाँ पे EC2 यूजर्स HTML में आ गए हम। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, हम हमारे सर्वर, हमारी सर्विस को स्टार्ट करने से पहले हमको एक इंडेक्स HTML नाम की फाइल क्रिएट करनी है। ओके, तो हम अब क्या यहाँ पे कमांड लिखेंगे, vi index.html। ये लिखते ही जैसा कि मैंने आपको बताया था, एक इंटरफेस हमारे सामने आएगा। ओके, तो मैंने, जैसे इसने पहले बताया, मैंने इंस्टॉल कर रखा है, मैंने लिख रखा है, इसीलिए ये सारी चीजें आ रही है। अब आप सोचिए मैं ये अगर सब हटा दूं। ओके, तो मैंने जैसे आपको बताया था, इसमें चेंजेस करने के लिए आपको कीबोर्ड पे आई प्रेस करना पड़ेगा। देखिए जैसे ही मैंने आई प्रेस किया तो देखिए यहाँ पे इंसर्ट का ऑप्शन आया। यहाँ पे अगर आपको बॉटम राइट कॉर्नर में दिख रहा हो, इंसर्ट का ऑप्शन आया है। लेफ्ट, बॉटम लेफ्ट, सॉरी, बॉटम लेफ्ट में आपको दिख रहा हो इंसर्ट का ऑप्शन आया है। हाँ एक बताओ। सिंपल सी चीज जो मैं इन सबको बताना चाह रही थी वो यही थी कि इस, ये जो था ना सर, ये एकदम लास्ट स्टेप था जो हमारा डिप्लॉयमेंट मॉडल है उसका। इसके बाद में सिर्फ उनको जो इसमें जो आईपी एड्रेस मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पे इतना करने के बाद में इनको सिर्फ एक ही कमांड जो है वो टर्मिनल पे लिखनी है। वो है सर्विस httpd स्टार्ट। इसके थ्रू क्या होगा ना कि आपकी जो सर्विस होगी वो रीडायरेक्ट हो जाएगी वेब ब्राउजर पे। तो अगर आपने जो इंस्टेंस बनाया है उसका जो आप आईपी एड्रेस है, वो जब आप ब्राउजर पे डालोगे ना, तो जो भी आपने अभी यहाँ पे बैठ के अपनी साइट बनाई है, तो वो आपकी साइट वहां पे शो हो जाएगी। सिर्फ एक, ये एक कमांड ही बाकी थी।
आई एम सो सॉरी, वो इतनी इसमें प्रॉब्लम पता नहीं क्यों दे रहा है, It is नॉर्मली तो because of देता the नहीं है, network पर problem. It वही is है because of इंटर। the network issues. There can be the problem. It is because of the यस terminal सर। permissions. For that, just I have यस। provided one thing in the chat. You like everybody can refer to that. In case there also things show this kind of problem, then you can just write this thing. This will actually what this command हाँ will do. I am providing the command. No problem in this. This command will actually change the permission of that index.html file. So just we can add this one more step like this. So this command will actually help you to just write, because this is right now opened into the read only command. So that's why it actually fails to edit this thing. यस। और जो मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, जो सर ने कमांड लिखी है ना, इसके अंदर जो WX है, ये कमांड देने का मतलब कमांड देने के भी दो मेथड होते हैं। एक तो होता है न्यूमेरिकल मेथड और एक होता है सिंबॉलिक सिंबॉलिक मेथड। तो सर ने जो कमांड दी है +W, वो सिंबॉलिक मेथड को रिप्रेजेंट करता है। .W का मतलब यहाँ पे होता है राइट। अगर सर यहाँ पे WR लिखते तो उसका मतलब होता है राइट एंड रीड। और अगर सर यहाँ पे WRX लिखते, इसका मतलब तो उन्होंने, जैसे अगर मैं लिखती तो मैंने यूजर को रीड राइट एंड एग्जीक्यूट दे देते। तो मैं यही बताना चाह रही थी कि हर चीज के एडवांटेजेस भी होते हैं, डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। तो क्लाउड का जो सबसे बड़ा एडवांटेज है कि यू कैन एक्सेस इट्स सर्विसेज एनी टाइम एनीवेयर, वो सिर्फ इंटरनेट की वजह से ही है। पर ये इंटरनेट ही इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज बन सकता है, जैसे कि अभी हुआ है हमारे साथ रिसेंटली में, कि इंटरनेट प्रॉब्लम्स की वजह से आपका काम जो है वो बीच में रुक सकता है, या जो आपका प्रोसेस है वो पूरा नहीं हो पाता है। तो इसका ड्रॉबैक यही है कि भाई इंटरनेट जो रिलायबिलिटी है वो आपकी पूरी की पूरी इंटरनेट पे है। तो मैं यही बताना चाह रही थी। अब अगर आपको एक बताऊं, मैं एक बार कोशिश कर लेती हूँ, जो मेरा IP एड्रेस इस वाले इंस्टांस का था उसको अगर मैं आपको बता सकूं। अगर मैं इस IP यहाँ पे इस IP एड्रेस को कॉपी करके अगर मैं मेरे वेब ब्राउजर पे डालूंगी तो मेरा पेज जो है वो दिखाना चाहिए। ये देखिए, हेलो फ्रॉम AWS EC2। मेरी स्क्रीन दिख रही है आप सबको? Yes, Yes, Bhavya. it's visible. Yeah, Bhavya. ओके, तो मैं आप बताती हूँ कि मैंने यहाँ पे ज्यादा कुछ भी नहीं किया है। अगर आपको ये स्क्रीन दिख रही है, इसका मतलब सिंपल सा यही है कि देखिए, मैं मेरे इंस्टांस पे जाती हूँ। मैंने अभी यहाँ पे क्या किया कि मेरा जो पहले वाला इंस्टांस था ना, जब माय फर्स्ट मेरा इंस्टांस बनाया था, अभी इस सेशन के ड्यूरिंग मैंने EC2 वेब सर्वर बनाया। पहले जो मेरा बनाया हुआ था वो माय फर्स्ट वेब सर्वर था। मैं इस पे जब क्लिक करूंगी, इसकी डिटेल्स पे जाके, मैं जब इसके जो पब्लिक IP एड्रेस है इसको जब मैं कॉपी करूंगी और न्यू टैब पे जाके यहाँ पे मेरे ब्राउजर पे मैं पेस्ट करूंगी। और हाँ, इस वाले पे भी मैंने यहाँ पे इसको जो हमने बात की थी ना सिक्योरिटी वाली, सिक्योरिटी ग्रुप्स में, उसमें अगर आप अपना कोई इंस्टांस बनाओ और उसमें अगर आप मेंशन ना करो HTTP और या HTTPS, तो ये ब्राउजर पे आपका पेज नहीं चलेगा। इसीलिए अगर आप कोई ऐसा इंस्टांस बनाओ जिसके अंदर आप अपनी वेब ऐप या वेबसाइट्स को लॉन्च कर रहे हो, तो प्लीज HTTP और HTTPS का जो ब्लॉक है उसको टिक करना जरूर। और ये देखिए, हेलो फ्रॉम AWS EC2, ये हमारी वेबसाइट यहाँ पे लॉन्च हो गई, ये पब्लिकली अवेलेबल है। कोई भी अगर इस IP एड्रेस से एक्सेस करेगा तो उसे ये वेबसाइट दिखेगी। तो ये एक प्रोसेस था कि आप कैसे अपना इंस्टांस बना सकते हैं, कैसे आप उस इंस्टांस को नेविगेट कर सकते हैं अपने कमांड प्रॉम्प्ट को यूज करके, ताकि उसमें आप एक लाइनक्स मशीन को इंस्टॉल कर सके, एक वर्चुअल मशीन यूज कर सके, और फिर आप अपने वेबसाइट को उस पर लॉन्च कर सकें। किसी के कुछ क्वेश्चन हो अगर आप, तो आप पूछ सकते हैं। So question was कि Linux में क्या चीज ये possible है? This was the question asked by यस सर, Rakesh. क्यों?
यस सर, क्योंकि हमने सीएमडी पे, जब हमने सीएमडी पे वो कमांड रन करी ना एसएसएच वाली, तो वो हमने लिनक्स वर्चुअल मशीन को क्रिएट करने के लिए ही वो कमांड यूज करी। क्योंकि जब मैं इंस्टांस बना रही थी, तब जैसे अगर मैं आपको बता रही थी कि आपका जो सिस्टम जो हमने बनाया था ना, वो लाइनक्स सिस्टम ही बनाया था। जैसे कि ये देखिए, आपका जो प्लेटफॉर्म है यहाँ पे, मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है तो मैं आपको बता दूं, ये जो प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप लाइनक्स, तो जब हमने एएमआई को सर्च किया था ना, अमेजॉन वेब इमेज को जब हमने चेक किया था, जब हमने उसकी कॉन्फ़िगरेशंस देखी थी इंस्टांस बनाने के टाइम पे, तो हमने लाइनक्स सेलेक्ट किया था। तो इसीलिए जब आप वो कमांड एसएसएच वाली पूरी अपनी कमांड प्रॉम्प्ट पे चलाएंगे ना, तो वो लाइनक्स मशीन ही क्रिएट हुई है उसके अंदर। Any more questions? आई होप आपका डाउट क्लियर हुआ होगा। So like the many people who are watching it from the LinkedIn live also, as one of my friend is doing that. So there is one question from that which is like, can we have the second part of it when just like Netflix, how it actually works? So he's demanding for the second part of the session. देखो, थ्योरेटिकली तो क्या होता है ना, कि जैसे कि नेटफ्लिक्स जो है ना, वो जैसे आप क्रोम भी देखते हैं, जैसे नेटफ्लिक्स जो है ना, उसका खुद का एक वेब सर्वर है। तो आप जब भी उसका ऐप इंस्टॉल करते हैं, या आप साइट पे लिखते हैं www.netflix. जो भी पूरा उसका यूआरएल जब आप लिखते हैं ना, तो आपको उसके वहां पे वेबसाइट दिखती है। तो वेबसाइट पे जब कोई भी आप मूवी पे क्लिक करते हैं, आपको कोई मूवी देखनी होती है, तो वो नेटफ्लिक्स की किसी लोकल मशीन, या जैसे मेरे जैसे किसी इंसान के पास, जैसे मेरा पीसी है, तो उसके ऊपर नहीं पड़ी है, वो सर्वर पे पड़ी है। तो जैसे ही वो रिक्वेस्ट आप उस पे क्लिक करते हैं मूवी पे, तो वो रिक्वेस्ट जो है वो नेटफ्लिक्स के सर्वर पे जाती है। और नेटफ्लिक्स के जो सर्वर्स है, वो पूरे वर्ल्ड में क्या बोलते हैं, डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस पे है। तो वो क्या होता है ना, कि रिक्वेस्ट सर्वर पे जाती है, फिर वहां से वो रिस्पॉन्स आपके पास वापस आता है। तो थ्योरेटिकली तो ये सब ऐसे ही वर्क करता है, जैसे नॉर्मल आप क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर अगर आपने पढ़ा है कि क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर कैसे काम करता है, आप बस ब्राउजर पे जाते हैं। तो नेटफ्लिक्स के केस में क्या होगा, आप नेटफ्लिक्स की साइट पे गए हैं, वहां पे आपने किसी मूवी पे क्लिक किया है, तो नॉर्मली वो जो मूवी की रिक्वेस्ट आपने जनरेट करी है मूवी पे क्लिक करके, तो वो जो रिक्वेस्ट है वो नेटफ्लिक्स के सर्वर के पास जाती है, और वहां से आपको रिवर्ट मिलता है। वो जो जो मूवी है वो आपके लिए शो होती है, आप पूरी मूवी देखते हैं। तो नॉर्मल सा आर्किटेक्चर तो यही होता है। और कुछ क्वेश्चन है? I have a question. Like ये जो लिनक्स मशीन जो अपन ने क्रिएट करी है, वो क्लाउड पे रन हो रही है या फिर वो अपने विंडोज पीसी के अंदर इंस्टॉल हुई है? ओके, तो लिनक्स मशीन हमने, जो लिनक्स मशीन हमने इंस्टॉल करी है ना, वो हमारे लोकल पीसी पे इंस्टॉल हुई है, क्योंकि हमारा सीएमडी जैसा हमारा लोकली चलता है। तो वो हमारे लोकल पीसी पे है, क्योंकि सिक्योरिटी हम देखें तो वो मेरे सिस्टम पे ही इंस्टॉल हुई है। फिर उसी से जो रिक्वेस्ट है, वो पेज जो है वो रीडायरेक्ट हुआ है वहां पे क्लाउड पे। क्लाउड पे तो जो मैंने होस्ट करी है ना मेरी वेबसाइट index.html वाली, वो होस्ट हुई है मेरी लोकल मशीन से। लाइनक्स सिस्टम जो मेरा है, जो मैंने एसएसएच वाली कमांड लिखी थी ना, लाइनक्स सिस्टम जो है वो मेरा लोकल मशीन पे ही इंस्टॉल है। वेबसाइट जो मेरी है वो मैंने क्लाउड पे होस्ट करी है थ्रू माई। Okay. I have one more question, that क्लाउड कंप्यूटिंग फ्यूचर के अंदर लाइक अपन कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और ज्यादा और अच्छे तरीके से, लाइक क्लाउड कंप्यूटिंग लाइक स्टार्टअप्स और बिजनेसेस को कैसे वैल्यू प्रोवाइड करा? यस, स्टार्टअप्स और बिजनेस की बात करें, तो स्टार्टअप्स में मेनली क्या होता है कि हम हमारा जो बिजनेस है वो एकदम स्क्रैच से शुरू करते हैं। तो हमारे पास जो बजट है वो भी लिमिटेड होता है। तो अगर हमारा हमने कोई स्टार्टअप यूज हमने हमें हमने कोई स्टार्टअप अगर हमने स्टार्ट किया है, तो उसके अंदर हमें क्या होगा कि हमें काफी सारा डेटा चाहिए होता है यूजर्स का, कि हम जो भी, जैसे मेरी कंपनी अगर कॉस्मेटिक्स की है या
फॉर एग्जांपल किसी भी चीज़ की है, तो मैं मेरी टारगेट ऑडियंस तो जो है वो मैं पहले से प्रेफर करूंगी ना कि ये मेरी टारगेट ऑडियंस है, तो उन सब का डेटा मुझे रखना पड़ेगा। तो उन सब का डेटा मैं किसी हार्ड ड्राइव, किसी हार्डवेयर को मैं लेकर आऊं, फिर जहाँ पे जो भी मेरा ऑफिस है उसमें इंस्टॉल करूं, तो वो जो चीज़ है ना वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ती है मुझे। और उन सब चीज़ को पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर उसका मैनेज करना भी बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ता है और बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सिस्टम हो जाता है, क्योंकि पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर अगर आपको मैनेज करना हो तो उसके लिए आपको नेटवर्क डोमेन का भी एक जो पर्सन है उसको आपको हायर करना पड़ेगा ताकि वो सारी चीजें करे। तो एज ए स्टार्टअप ये सारी चीजें बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाती है। तो एक स्टार्टअप को जो है वो क्लाउड पे हम अगर शिफ्ट कर दें तो वो एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है उसके लिए, जो कि पहले 6 मंथ्स के लिए तो किसी स्टार्टअप को उसके लिए कुछ पे ही नहीं करना है, वो उसकी सारी सर्विसेज फ्रीली यूज कर सकता है। उसके बाद भी अगर कोई सर्विस है या उसको अपना स्टोरेज बढ़ाना है या सर्विसेज बढ़ानी है बैकअप के लिए, मेंटेनेंस के लिए, तो उन सब के लिए भी उसको उनको एक डिसेंट अमाउंट पे करना पड़ेगा। ना कि अगर वो मैनुअल ये सब काम के लिए, काम भी कॉम्प्लेक्स होगा, जगह भी चाहिए आपको, हर चीज चाहिए। जैसे कि मैंने सर्विसेज की बात करी थी आसपास और सास की, तो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर आपको तैयार करना पड़ेगा। जबकि क्लाउड आपको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगा। तो क्लाउड इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर फ्यूचरिस्टिक स्टार्टअप्स और फ्यूचरिस्टिक आइडियाज। Okay, so that was a great webinar and a good that was a great webinar by Ms. Bhavya Sharma. So I hope everyone enjoyed and loved this webinar. Throughout this webinar, we'll learn many things. So if there is any doubt or any kind of questions, you can ask now, or we are going, or shall we end this? Any questions, everyone? Okay. So thank you, Ms. Bhavya Sharma, and thank you all the